जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे रेलवे के जीके जीएस का आपका पीडीएफ पढ़ रहे थे एग्जामपुर नोट्स का, ठीक। तो आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार, ठीक। इससे पहले तक हमने पढ़ लिया है, ठीक। तो आज हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब हम वीडियो को अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक। चलिए तो देखते हैं यहाँ से। पहला क्या है हमारा, अवध। अवध के बारे में पढ़ेंगे। पहला है शहादत खां, 1722 से लेकर 1739 ईस्वी तक। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक शहादत खां यानी कि बुरहान उल मुल्क था। उसे 1722 ईस्वी में अवध का सूबेदार बनाया गया। 1739 ईस्वी में अपनी मृत्यु से पहले वह वस्तुतः स्वतंत्र बन गया था। आगे देखते हैं। शहादत खां ने 1723 ईस्वी में अवध में नया राजस्व बंदोबस्त लागू किया, ठीक। राजस्व बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो शहादत खान ने लागू किया था। याद रखेंगे ये वाला पॉइंट। आगे देखेंगे यहाँ पे। सफदर जंग 1739 से लेकर 54 तक। सफदर जंग शहादत खां का भतीजा तथा दामाद था। सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदर जंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। 1748 ईस्वी में सम्राट मोहम्मद शाह ने उसे वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अब हम पढ़ते हैं थोड़ा बक्सर का युद्ध के बारे में। कब हुआ था, 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध अंग्रेजी सेना एवं अवध के नवाब, बंगाल के नवाब तथा मुगल सम्राट की एक संयुक्त सेना के मध्य लड़ा गया था। आपसे पूछा जाएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध में विजय को भारत में राजनीतिक सत्ता में निर्णायक परिवर्तन माना गया। इसके बाद अंग्रेज भारत में सत्ता के स्थान के मुख्य दावेदार के रूप में उभरे। पृष्ठभूमि देखते हैं क्या है इसका, तो 1757 में प्लासी के युद्ध में प्राप्त किए गए लाभ को समेकित करने के पश्चात ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों और भारतीय घुड़सवार सेना में मिलाकर एक सेना एकत्रित की। इस सेना के साथ अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। मैसूर में देखते हैं क्या है, हैदर अली। हैदर अली कब था, 1761 से 1782 ईस्वी तक। फ्रांसीसियों की सहायता से डिंडीगुल में 1755 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। किसने की थी, हैदर अली ने की। 1764 ईस्वी में पेशवा माधवराव ने मैसूर पर आक्रमण किया। हलीबली के मैदान में मराठों से हैदर का युद्ध हुआ, परंतु हैदर अली पराजित हुए। परिणाम स्वरूप मार्च 1765 ईस्वी में संधि के अनुसार इसे गुंटी तथा सवानूर के जिले और 32 लाख रुपए मराठों को देने पड़े। आगे देखेंगे यहाँ पे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान घायल हो जाने के कारण 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। पढ़ते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से भी पूछता है क्वेश्चन। टीपू सुल्तान 1722 ईस्वी से 1799 ईस्वी तक। तो हैदर अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। टीपू सुल्तान कौन था, हैदर अली के पुत्र था, शासक बना। टीपू ने 1787 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण की। उसने अपने नाम के सिक्के चलाए तथा वर्षों और महीनों के हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया। टीपू ने आधुनिक कैलेंडर को लागू किया। श्रीरंगपट्टम यानी कि मैसूर की राजधानी में जैकोबिन क्लब बनाने के प्रस्ताव को शहर से स्वीकार किया। तो टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, तो श्रीरंगपट्टम थी, ठीक। स्वीकार किया। वह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहने लगा। आगे देखते हैं यहाँ पे देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, तो 1767 से 69 ईस्वी तक। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों की आक्रामक नीति का परिणाम था। मराठे निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिकूट संधि में सम्मिलित हुए। हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण माना जाता है। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुए। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेलेस्ट था। कौन था, वेलेस्ट था। आगे देखेंगे यहाँ पे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी। इस युद्ध के दौरान हैदर अली ने निजाम तथा मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक मोर्चा बनाया। 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकूट से हुआ, जिसने पोर्टोनोवा नवंबर 1781, पीलीलोर तथा सोलिंगुर में हैदर अली को परास्त किया। पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हुआ और घायल हो गया तथा 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को हैदर की
मृत्यु हो गई। मंगलौर की संधि 1784 अंग्रेज की तरफ से गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई। इस संधि द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा बंदियों को मुक्त कर दिया। अब हम देखेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। टीपू ने 29 दिसंबर 1789 ईस्वी को त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। यह राज्य अंग्रेजों का मित्र राज था, अतः टीपू के आक्रमण के कारण कॉर्नवालिस उससे रुष्ट हो गए। कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने टीपू श्रीरंगपट्टम के दुर्ग में घेर लिया, अतः टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में अंग्रेजों का सेनापति जनरल मेडोज था। दूसरे चरण का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने स्वयं किया। तीसरे चरण में कॉर्नवालिस की सहायता करने के लिए मीडो, स्टुअर्ट, मैक्सवेल और हंटर जैसे अंग्रेज सैनिक अधिकारी भी आए थे। श्रीरंगपट्टम की संधि 1792 ईस्वी के अंतर्गत टीपू सुल्तान को अपने राज का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों, मराठों एवं निजाम को देना पड़ा। अंग्रेजों को युद्ध के हार जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए देने पड़े और अपने 2 बेटों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में भी रखना पड़ा। ठीक, आगे देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में। 1799 ईस्वी में लॉर्ड आर्थर वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उसने भारत में तो फ्रांसीसी कंपनी से संपर्क किया ही था, नेपोलियन से भी उसने पत्र व्यवहार किया था। टीपू ने अपनी सेना को फिर से संगठित किया और फ्रांसीसी पद्धति पर उन्हें प्रशिक्षित किया। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडियार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम को अपने राज्य में मिला लिया। यहाँ पे पढ़ते हैं थोड़ा आंग्ल मराठा संघर्ष। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1775 से 82 ईस्वी। 1772 ईस्वी में माधवराव की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र नारायण राव अपने चाचा रघुनाथ राव, जो पेशवा बनना चाहता था, के षड्यंत्रों का शिकार बन गया। आगे देखेंगे यहाँ पे प्रयत्न असामयिक सिद्ध हुआ। युद्ध 7 वर्षों तक चलता रहा तथा अंत में दोनों शक्तियों ने इसकी निसफलता को अनुभव किया। अंत में सालबाई की संधि 1782 ईस्वी से युद्ध समाप्त हो गया। विजित क्षेत्र लौटा दिए गए। यह शक्ति परीक्षण अनिर्णायक रहा। अगले 20 वर्षों तक शांति रही। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध प्राथमिक रूप से भारत में फ्रांसीसियों को रोकने के लिए लॉर्ड वेलेजली के प्रयासों के कारण हुआ। मराठा राजनीति के वरिष्ठ रणनीतिकार नाना फड़नवीस की मृत्यु 1800 ईस्वी के नियंत्रण से मुक्त हुए पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपनी इस स्थिति को बनाए रखने के लिए मराठा सरदारों से झगड़े करवाए, परंतु स्वयं उनका शिकार बन गया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 19 तक। आंग्ल मराठा टकराव का तृतीय एवं अंतिम चरण लॉर्ड हेस्टिंग्स के आने पर आरंभ हुआ। मराठों के तृतीय और अंतिम युद्ध से मराठा शक्ति मृतप्राय हो गई। बाजीराव द्वितीय का पूना का प्रदेश कंपनी में विलय कर दिया गया। देखते हैं प्रमुख संधि जो यहाँ पे हुई थी। क्या लिखा हुआ है? आंग्ल मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाली प्रमुख संधियाँ, जैसे कि सूरत की संधि कब हुई थी? तो 1775 में। किसके बीच में? रघुनाथ राव और बम्बई सरकार के बीच में हुआ था। पुरंदर की संधि कब हुई? तो 1776 में कर्नल अपटन एवं पूना दरबार में हुआ। बड़गांव की संधि 1789 में बम्बई सरकार एवं वारेन हेस्टिंग्स के बीच हुआ। सालाबाई की संधि 1782 में पूना दरबार और अंग्रेज के मध्य हुआ। वसीन की संधि 1802 में बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुआ। देवगांव की संधि 1803 ईस्वी में भोसले और अंग्रेज के मध्य हुआ। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में सिंधिया और अंग्रेज के मध्य हुआ। राजापुर घाट की संधि 1804 में होलकर और जॉर्ज वार्लो के मध्य हुआ। नागपुर की संधि 1816 में अप्पा साहिब एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ। आगे देखते हैं ग्वालियर की संधि 1817 में अंग्रेजों एवं महादजी शिंदे के बीच में हुआ। पूना की संधि 1817 में एल्फिस्टन एवं बाजीराव द्वितीय के मध्य हुआ। मंदसौर की संधि 1818 होलकर एवं अंग्रेजों के मध्य हुआ, जो कि ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को शुकर चकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था।
रणजीत सिंह ने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। रणजीत सिंह को 1814 ईस्वी में अफगानिस्तान के आमिर शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। किसने? शाह शुजा ने कोहिनूर हीरा भेंट किया था। आगे, चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी था। आगे देखते हैं, आंग्ल सिख संघर्ष। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 ईस्वी। मुदकी 18 सितंबर 1945 ईस्वी। फिरोज शाह 21-22 दिसंबर। अलीवाल और बंदोवाल 28 जनवरी 1846 ईस्वी। 4 लड़ाइयों में सिख सेना बुरी तरह पराजित हुई। केवल 5वीं सुभार हान की लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई, जो कि 10 फरवरी 1846 ईस्वी को हुई थी। अब हम आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर 20 फरवरी 1846 ईस्वी को अधिकार कर लिया और 9 मार्च 1846 ईस्वी को सिखों को लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया। सिखों को कश्मीर गुलाब सिंह का बेचना पसंद नहीं आया, इसलिए लाल सिंह के नेतृत्व में सिखों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का दमन कर दिया गया और दिलीप सिंह से पुनः भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846 ईस्वी में की गई। आगे देखेंगे यहाँ पे द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक। इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी भारत आया। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व चार्ल्स नेपियर को सौंपा गया। उसने तोपों के युद्ध में सिखों को परास्त किया और सिख सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। 29 मार्च 1849 ईस्वी को डलहौजी ने सिख राज को अंग्रेजी राज में मिला लिया। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ। फ्लासी के युद्ध में विजय के उपरांत कंपनी द्वारा प्रमुख 2 नीतियों को लाया गया, जिनका मुख्य उद्देश्य साम्राज्यवादी प्रसार को सुनिश्चित करना था। विजय एवं युद्ध द्वारा विजयी क्षेत्रों को कंपनी में मिलान की नीति और कूटनीतिक एवं प्रशासनिक तंत्र द्वारा समामेलन की नीति। पहली नीति के अंतर्गत कंपनी ने बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख जैसी बड़ी भारतीय शक्तियों को एक एक कर परास्त किया व उनका साम्राज्य अपने अधीन किया। लेकिन अन्य रियासतों एवं रजवाड़ों को अपने अधीन करने के लिए उसने 3 प्रमुख कूटनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियों को अपनाया। पहला था वारेन हेस्टिंग्स की रिंग फेंस पॉलिसी, दूसरा था वेलेस्ली की सहायक संधि और डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत। आगे देखते हैं, घेरे यानी कि रिंग फेंस की नीति। ये क्या होता है? इस नीति का उद्देश्य बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं की रक्षा करना था। इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए राज्यों को उनके स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया गया था। सहायक संधि देखते हैं। यह एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसे 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी के दौरान लॉर्ड वेलेस्ली ने देशी राज्यों के साथ संबंध बनाने के लिए प्रयोग किया। इस संधि के नियमानुसार भारतीय राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी तय करेगी। बड़े राज्य अपने खर्चे पर अंग्रेजी सेना को अपने राज्य में रखेंगे। उन राज्यों के अपने दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना होगा। कंपनी राज्य की बाहरी शत्रुओं से तो रक्षा करेगी, परंतु राज्य के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। नोट में देखते हैं, सबसे पहले यह संधि हैदराबाद के निजाम के साथ 1798 ईस्वी में की गई, फिर मैसूर, फिर अवध, फिर पेशवा, भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, बूंदी तथा भरतपुर के साथ की गई। आगे देखते हैं यहाँ पे व्यपगत का सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसे बोलते हैं। इस नीति का प्रयोग 1848 से 56 ईस्वी तक भारत के गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड डलहौजी ने किया। डलहौजी का मानना था कि झूठे रजवाड़ों और कृत्रिम मध्यस्थ शक्तियों द्वारा प्रशासन की पुरानी पद्धति से प्रजा की परेशानियां बढ़ती हैं, अतः जनता की परेशानियों को दूर करने के लिए इन रजवाड़ों व मध्यस्थ शक्तियों को कंपनी के अधीन होना चाहिए। इस संधि के तहत सतारा 1848 ईस्वी, जैतपुर एवं संभलपुर, उदयपुर, झांसी और नागपुर को कंपनी साम्राज्य में मिला लिया गया। अभी देखते हैं इसके इम्पॉर्टेंट MCQ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो उसे लॉर्ड क्लाइव को मानते हैं। फ्लासी का प्रमुख युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो भागीरथी नदी तट पर हुआ था। 1700 कब हुआ था? 57 में। अंग्रेजों ने इलाहाबाद की संधि किसके साथ की थी? तो अवध के साथ की थी। अंग्रेजों ने किसके बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंग्रेजों ने किससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त की थी? तो मीर जाफर से।
किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वो था मीर कासिम। मंगलोर की संधि कब हुई थी? मंगलोर की संधि हुई थी आपका कब हुआ था? 1784 में। पोर्टोनोवा के युद्ध में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो हैदर अली को पराजित किया था। द्वितीय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था? तो चार्ल्स नेपियर था। भैरोवाल की संधि हुई थी अंग्रेज और सिखों के बीच में। अड्यार वंश के शासक राज करते थे, कहाँ राज करते थे? मैसूर में। भसीन की संधि किनके बीच हुई थी? तो बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के मध्य हुई थी। और देखते हैं यहाँ पे थोड़ा ब्लर है लेकिन कोई बात नहीं। रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा भेंट किया था, किसने भेंट किया था? तो शाहसुजा ने भेंट किया था। ठीक। अंग्रेजों ने शाश्वत मित्रता की संधि किसके साथ की थी? तो सिंध के साथ की थी। रणजीत सिंह का संबंध किस मिस्र से था? तो उनका संबंध था शुक्र चकिया मिस्र से था। किसे? शुक्र चकिया मिस्र से। आगे देखेंगे यहाँ पे सहायक संधि करने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद था। ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पे ब्रिटिश भू राजस्व व्यवस्था। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा इजारेदारी व्यवस्था लागू की गई, परंतु इसके समाप्त होने पर 1777 ईस्वी में सालाना बंदोबस्त शुरू हुआ। भू राजस्व नीति को मजबूती प्रदान करने के लिए 1772 ईस्वी में रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना की गई। रेवेन्यू बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1772 ईस्वी में। याद रखेंगे अच्छे से। स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस के समय 1790 में 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसे 1793 ईस्वी में कार्नवालिस के काल में कंपनी की स्वीकृति मिलने पर स्थायी बंदोबस्त में परिणत कर दिया गया। इसे इस्तामरारी क्या लिखा हुआ है? इस्तामरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं बिस्वेदारी नामों से भी जाना जाता है। 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त वर्तमान बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्रों तक लागू थी। आगे देखते हैं यहाँ पे इसके अंतर्गत समूचे ब्रिटिश भारत के क्षेत्रफल का लगभग 19% हिस्सा शामिल था। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के एक नए वर्ग को भूस्वामी घोषित कर दिया गया, जिसे भूमि के लगान का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखता था। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त 1792 ईस्वी। इस व्यवस्था के जन्मदाता थॉमस मुनरो और कैप्टन रेड थे, जिन्होंने सर्वप्रथम इसे तमिलनाडु के बारह महल में जिले में लागू किया। तत्पश्चात यह व्यवस्था मद्रास, बम्बई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग आधुनिक कर्नाटक के एक भाग में लागू की गई। इस व्यवस्था ने कृषक भू स्वामित्व की स्थापना की। रैयतवाड़ी व्यवस्था भारत के सबसे बड़े भाग में लागू की गई। इसे संपूर्ण ब्रिटिश भारत के 51% भाग पर लागू किया गया। इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/3 भाग राजस्व के रूप में देना पड़ता था। महालवाड़ी व्यवस्था। इस पद्धति में भू राजस्व व्यवस्था कृषक के साथ नहीं बल्कि प्रत्येक ग्राम अथवा महाल जागीर का एक भाग के साथ स्थापित की जाती थी। इस पद्धति के जन्मदाता हार्ट मैकेंजी थे। 1819 ईस्वी के अपने प्रतिवेदन इन्होंने महालवाड़ी भूमि व्यवस्था का सूत्रपात किया। 1822 ईस्वी में यह व्यवस्था कानूनी रूप से लागू हुई तथा 1833 ईस्वी में मार्टिन्स बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे अच्छे रूप में सामने आई। इसे मार्टिन्स बर्ड्स योजना के नाम से भी जाना जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब प्रांत आते हैं, जो ब्रिटिश भारत के कुल भाग का 30% था। कृषि का देखेंगे वाणिज्यीकरण। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा ब्रिटिश नागरिकों को भारत से व्यापार करने की छूट मिलने के फलस्वरूप भारतीय बाजार सस्ते एवं मशीन निर्मित वस्तुओं के आयात से भर गया। कपास, पटसन, चाय, नील आदि नकदी फसलों का शुभारंभ हुआ। भारत में पहला चाय बागान 1835 ईस्वी में असम में लगाया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे कंपनी ने जिन फसलों पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया उनसे निम्नलिखित प्रमुख हैं, जैसे कच्चे रेशम, अफीम, नील, कपास, काली मिर्च, चीनी, चाय आदि। किसानों के बढ़ते विद्रोह को देखते हुए 1879 में दक्कन काश्तकारी सहायता अधिनियम और 1885 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। आगे देखेंगे यहाँ पे संपदा का निष्कासन। अंग्रेजों द्वारा 1757 ईस्वी के बाद से भारत की संपदा और संसाधनों का एक हिस्सा ब्रिटेन को निर्यात किया जाता रहा, जिसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। संपदा का निष्कासन कहलाया। दादा भाई नौरोजी धन के बहिर्गम के सिद्धांत के
सबसे पहले और सर्वाधिक प्रखर प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने लेखों एवं पुस्तकों इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया के माध्यम से अपने अपोहा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सारे इनके इंपॉर्टेंट पुस्तक हैं जो आपसे पूछता है। दादा भाई नौरोजी के अनुसार सन 1867 ईस्वी में भारत के कुल राजस्व का 25% इंग्लैंड जाता था। नौरोजी ने मत व्यक्त किया कि 1871 ईस्वी में क्या लिखा हुआ है, कितना पाउंड लिखा है, 1 करोड़ 20 लाख पाउंड मूल्य की संपत्ति हर वर्ष प्रेषित की जाती थी। दादा भाई ने अंग्रेजी राज की शोषक नीतियों का अनावरण किया और कहा कि यह राज भारत के दिन प्रतिदिन लूटने में लगे हैं। यह राज्य भारत को दिन प्रतिदिन लूटने में लगा है, जिसके कारण भारत निर्धन देश बनता जा रहा है। इसके परिप्रेक्ष्य में ही इन्होंने अपनी ड्रेन थ्योरी दी है। दादा भाई नौरोजी ने 1825 से 1917 ने 1865 ईस्वी में डब्ल्यू.सी. बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। स्थायी बंदोबस्त इसकी स्थापना किसने की थी, तो वो थे कार्नवालिस थे। स्थायी बंदोबस्त की स्थापना कार्नवालिस ने किया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में निम्न से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था लागू थी, तो वो था स्थायी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम किस क्षेत्र में लागू की गई थी, बारामहल। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, कैप्टन रीड। आगे देखेंगे यहाँ पे भू राजस्व की कौन सी व्यवस्था ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर लागू थी, तो वो था रैयतवाड़ी व्यवस्था। भारत में प्रथम रेल लाइन किसने बिछवाई थी, तो था जॉर्ज क्लार्क। किसने बिछवाई थी, तो जॉर्ज क्लार्क ने रेलगाड़ी बिछवाई थी, पटरिया। संपत्ति का पलायन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, तो कब लागू किया गया था, जल्दी से बताएंगे। 1793 ईस्वी में। किसने लागू किया था, अभी ऊपर आपने पढ़ा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो वारेन हेस्टिंग्स को। कहाँ गया, हाँ, स्थायी बंदोबस्त की स्थापना किसने की थी, कार्नवालिस ने की थी। ठीक, आगे देखते हैं अब हम कहाँ पे थे हम लोग। स्थायी बंदोबस्त यहाँ थे। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया, 1793 ईस्वी में। अंग्रेजी शासनकाल में कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था, तो वो था बिहार। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे, तो दीनबंधु मित्र थे नील दर्पण के लेखक, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछता आपसे। महलवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है, हाल्ट मैकेंजी। बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ था 1885 ईस्वी में। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी कहाँ पर है, यहाँ पर हैं। आगे देखेंगे यहाँ पे भारत में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था, कहाँ पे हुआ था, श्रीरामपुर में हुआ था। श्रीरामपुर में स्थापित हुआ था पहला जूट मिल। आगे देखेंगे यहाँ पे, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिश भारत का सीमावर्ती राज्यों से संबंध। 1818 ईस्वी तक लगभग पंजाब और सिंध को छोड़कर अंग्रेजों द्वारा संपूर्ण भारत को जीत लिया था। भारत में साम्राज्य स्थापना के बाद अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य एक और उचित प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना था, तो दूसरी ओर जीते गए प्रदेशों की सीमाओं को सुरक्षित रखना। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की विदेश नीति को प्रायः साम्राज्यवादी नीति भी कहा जाता है। आगे देखेंगे आंग्ल नेपाल संबंध। अंग्रेजों एवं नेपाल का आमना सामना नवाब कासिम के समय हुआ। इस दौरान व्यापारिक अंग्रेजी रेजिडेंट द्वारा नेपाल के विरुद्ध की गई कार्यवाही जो असफल रही। दोनों के बीच एक व्यापारिक संधि हुई, लेकिन इसका कोई विशेष लाभ प्राप्त नहीं हुआ। आपसी क्षेत्रीय हस्तक्षेप के कारण 1801 ईस्वी में अंग्रेजों एवं नेपाल के मध्य युद्ध शुरू हुआ। आगे देखेंगे एक सैन्य शक्ति के रूप में नेपाली अंग्रेजों से परास्त हुए। नेपाली जो है अंग्रेजों से परास्त हुए और उन्हें 1816 ईस्वी में सुगौली की संधि करनी पड़ी। अब सुगौली की संधि देखते हैं 1916। इस संधि से अंग्रेजों को कुमाई और गढ़वाल का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हो गया। नेपालियों ने सिक्किम पर दावा छोड़ दिया और काठमांडू में एक अंग्रेज रेजिडेंट रखना स्वीकार कर लिया। इस संधि से उत्तरी सीमा का विवाद तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। साथ ही नेपालियों के रूप में अंग्रेजों का एक विश्वस्त सहयोगी प्राप्त हुआ। आंग्ल बर्मा यानी कि म्यांमार से संबंध। अंग्रेजों को बर्मा से 18वीं सदी के पूर्वार्ध तक किसी प्रकार का भय नहीं था, किंतु इस सदी के उत्तरार्ध में जब बर्मा के राजा ने साम्राज्यवाद नीति अपनाना आरंभ कर दिया, फलस्वरूप दोनों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। युद्ध
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ? 1824 से 26। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 53। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 86। आगे देखते हैं कि मध्य किसके बीच में हुआ था? महाबुंदेला बनाम लॉर्ड हैमर्स्ट के बीच हुआ था। दूसरा वाला धारावादी बनाम डलहौजी के मध्य। तीसरा थियो बनाम लॉर्ड डफरिन के मध्य। संधि क्या हुई थी प्रथम में? तो यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 को हुई थी। आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 ईस्वी को हुआ था। यह प्रथम अफगान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। 1839 से 42 ईस्वी के बीच अफगानिस्तान में अंग्रेजों और अफगानिस्तान को सैनिकों के बीच लड़ा गया था। इसकी प्रमुख वजह अंग्रेजी के रूसी साम्राज्य विस्तार की नीति से डर था। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 80। यह 1878 से 1880 के मध्य होने वाला एक सैन्य आक्रमण है। 1841 में हुई संधि और उसके बाद ब्रिटिश सैनिकों के कत्ल का बदला लेने और रूस द्वारा अफगानिस्तान में पहुंचे बढ़ाने की स्पर्धा में यह आक्रमण अफगानिस्तान में तीनों स्थानों में किया गया। आगे देखते हैं यहाँ पे तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 की परिणति अफगानिस्तान की स्वतंत्रता में हुई। 1917 की रूसी की क्रांति के बाद रूस और ब्रिटेन साथी नहीं रहे। अफगानों ने ब्रिटिश सेना पर अचानक हमला बोल दिया। हालांकि ब्रिटिश ने हवाई आक्रमण का सहारा लिया और राजा तक के महल पर बमबारी की। इससे अफगानिस्तान की जनता में भारी रोष उत्पन्न हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे आंग्ल तिब्बत संबंध। भारत के उत्तर पूर्वी सीमांत नीति के अंतर्गत अंग्रेजों ने तिब्बत से संबंध स्थापित किए। इस दौरान वारेन हेस्टिंग्स ने व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिहाज से 1784 से 1775 ईस्वी में एक शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, परंतु उसे कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इसके बाद एक लंबे समय तक अंग्रेज और तिब्बत के बीच कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 110 वर्षों के बाद 1887 ईस्वी में अंग्रेजों ने तिब्बत सिक्किम राज्य पर हमला किया, लेकिन अंग्रेज पुनः तिब्बत से विफल रहे। आगे देखेंगे। उसके बाद तिब्बत की संप्रभुता पर दावा करने वाली चीन के साथ अंग्रेजों की एक संधि हुई, जिसके अनुसार व्यापारिक सुविधाओं हेतु एक संयुक्त आयोग का गठन किया गया, किंतु तिब्बत ने इस संधि को मानने से इनकार कर दिया। आगे कालांतर में लॉर्ड कर्जन ने तिब्बत की ओर विशेष ध्यान दिया। चीन के प्रभुत्व को समाप्त करने के लिए तिब्बतवासी रूस से सहायता प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच 1901 ईस्वी में उसे ज्ञात हुआ कि तिब्बत में रूस और चीन के बीच एक संधि हुई और जिसके अनुसार तिब्बत पर रूस का अधिकार स्थापित हो गया। आगे देखेंगे यहाँ पे अतः 1904 ईस्वी में उसने कर्नल यंग हसबैंड की अध्यक्षता में गोरखा सेना के साथ शिष्टमंडल तिब्बत भेजा, जिसके फलस्वरूप मजबूत होकर तिब्बत ने अंग्रेजों के साथ ल्हासा की संधि पर हस्ताक्षर किया। अब इसका एमसीक्यू देख लेते हैं थोड़ा। जैसे 1816 सुगोली संधि का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो आंग्ल नेपाल युद्ध से। आंग्ल बर्मा युद्ध के समय वर्मा के राजा कौन थे? तो वो थे धारावादी। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो याडूम्ब की संधि से हुई थी। आगे देखेंगे यहाँ पे निम्नलिखित में से आंग्ल अफगान युद्ध के संबंध में सही सुमेलित हैं तो कौन सा है? तो तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ था। ल्हासा की संधि कब हुई थी? तो ल्हासा की संधि 1904 ईस्वी में हुई थी। ठीक, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? 1857 से पहले विद्रोह, प्रारंभिक विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, यह सब हम कल पढ़ेंगे। ठीक, जितना भी आपका बचा हुआ है यहाँ से, जो कि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके यहाँ से आपके शुरू हो जाते हैं। तो कल से स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयार रहिएगा कल से यहाँ से पढ़ने के लिए, जो कि आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है।